इस कार्यक्रम के प्रायोजक है राजेश मसाले। अब आएगा खाने में असली स्वाद राजेश मसाला के साथ। नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए। आप क्रिएटिविजन न्यूज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं शबाब। आज चर्चा में है आकाश आनंद। बाजीगर फिल्म देखी है आपने, जिसमें शाहरुख खान का एक बहुत फेमस डायलॉग होता है कि हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। यह बात आकाश आनंद पर बिल्कुल सटीक बैठती है। वो कभी भाषण देते हैं, उस भाषण की वजह से उन्हें पार्टी से साइडलाइन कर दिया जाता है, उनकी फिर वापसी होती है, वो फिर काम करते हैं, फिर उनके लिए एक रूमर फैलाया जाता है कि पार्टी के टिकट बंटवारे में आकाश आनंद बहन जी के बाद चीज़ों को तय कर रहे हैं। बहन जी इस पर आकाश आनंद को लेकर सफाई देती हैं कि टिकट बंटवारे में उन्हीं की फाइनल मोहर चलती है। उनके ससुर को उनके साथ पार्टी से निकाला जाता है, दोनों की एक साथ वापसी होती है, बाद में ससुर को फिर निकाल दिया जाता है। आकाश आनंद राजनीतिक तौर पर टूट से जाते हैं। वो इस बात पर बड़े परेशान हो जाते हैं कि आखिर किया क्या जाए। पहली बार जब उन्हें पार्टी से निकाला गया था, उसके बाद उन्होंने खुले मंच से सार्वजनिक तौर पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आकर माफी मांगी, बहन जी के सम्मान में बात कही, और उस समय जो बात कही जा रही थी कि वो अपने ससुर अशोक सिद्धार्थ के कहने पर पार्टी के एक पैरेलर, बहन जी के एक पैरेलर खुद को खड़ा करने की कोशिश करें, इन तमाम बातों को नकारा, खत्म किया और वापसी की, बिल्कुल साउथ के किसी हीरो की तरह। अगर आपने साउथ की पिक्चरें देखी तो आपने देखा होगा हीरो का स्ट्रगल। आकाश आनंद हाथरस के जब सादाबाद पहुंचे कल, और वहां पर जिस तरह मंच पर वो गरजे, वहां से एक बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई कि आकाश आनंद का इन सब ठोकर खाने के बाद भी वो कॉन्फिडेंस वापस लौटा। आकाश आनंद जब मंच पर थे तो उन्हें सुनने वालों से ज्यादा सोशल मीडिया की निगाहें उस भाषण पर लगी थी, क्योंकि मुझे जो तारीख याद आती है 28 अप्रैल साल 2024 की सीतापुर की वो जनसभा, जहां से आकाश आनंद को शंट कर दिया गया था। उस जनसभा के बाद से आकाश आनंद को कहीं बड़ा मौका उस तरह नहीं मिला जिस तरह उन्हें मिलना चाहिए था। तो सब यही सोच रहे थे कि आकाश आनंद जब हाथरस पहुंचेंगे तो ऐसा क्या कर गुजरेंगे जिसकी निगाहें, जिनके वो बयान सबकी निगाहों में आ जाएंगे। वो हालांकि राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, तमाम जगहों पर जनसभाएं करते रहे चुनावों में, लेकिन यूपी में उनकी मौजूदगी बहुत सीमित रही। लेकिन आकाश आनंद जब गरजे तो उन्होंने वो सब कुछ पीछे छोड़ दिया जिसको लेकर उन पर बहुत सारे सवाल थे। लोग कहते थे कि वो बिना देखे, बिना पढ़े बोल नहीं पाते हैं। लोग कहते थे कि वो अपरिपक्व हैं। लोग कहते थे उनके पास शब्दकोश नहीं है। लोग कहते थे मांस को खींचने की उनमें क्षमता नहीं है। लोग कहते थे कि मायावती उन्हें पूरा मौका नहीं दे रही। लेकिन आकाश आनंद ने इन सब चीजों को खता बताते हुए अपने आप को साबित किया। वो बहुजन समाज पार्टी जो 2022 के चुनावों में 1 सीट और 13% वोट शेयर पर सिमट चुकी थी, वो बहुजन समाज पार्टी का नेता जो 2 साल बाद यूपी के मैदान में दिखा, वो नेता जो अखिलेश यादव और राहुल गांधी को अंकल कहकर बरसा, वो नेता जिसको यह बात समझ में आ गई कि असली लड़ाई तो बीजेपी के ही साथ है, लिहाजा उसने बीजेपी के 10 सालों की धागे खोल दिए, बखिया उधेड़ दी, योगी सरकार का नाम लेकर मंच से ललकारा बीजेपी को। साथियों, पिछले 10 सालों में 10 से ज्यादा नेशनल एग्जामिनेशन के पेपर लीक हुए। 7,000 करोड़ रुपए खर्च तो दिए अपने एडवर्टीजमेंट में, परंतु अगर उसमें से कुछ पैसे अपने बच्चों के एग्जामिनेशन में लगा देते तो शायद आज यहाँ पे काफी सारे बच्चे वो एग्जामिनेशन पास कर सरकारी नौकरियों में लगे होते। पूरे देश भर में यूपी में सबसे ज्यादा हत्याएं रिपोर्ट होती रही, और यहाँ पर भाजपा की सरकार के मुख्यमंत्री अपने आप को इनकाउंटर स्पेशलिस्ट बताते रहे,
यहाँ पर कानून का राज का ढिंढोरा पीटते रहे, जबकि उनकी नाक के नीचे उनके प्रदेश में पूरे देश भर में सबसे ज्यादा हत्याएं होती रही। क्या ये इनकाउंटर या बाबा की सरकार, जिससे बहुत अपने आप को फेमस किया जा रहा है, क्या यहाँ पर कानून का राज है या फिर पुलिस की आड़ में गुंडों का राज? क्या यहाँ पर सरकार में पुलिस का राज है या फिर पुलिस की आड़ में गुंडों का राज? क्या ऐसी सरकार को दोबारा मौका देंगे आप? साथियों, ये वही समय है, 5 साल में हर बारी एक बार आता है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की देन है कि आपको फिर से सरकार मौका दे रही है। ये संविधान आपको मौका दे रहा है कि इस सरकार को बदलने का, अपने भविष्य को बदलने का, अपनी माताओं बहनों को सुरक्षित करने का, अपने बच्चों को एक बेहतर भविष्य देने का इस बारी मौका मत छोड़िएगा। यानी बीएसपी पर जो एक टैग लगता था बीजेपी की बी टीम होने का, आकाश आनंद ने उसे भी धुल दिया। उन्होंने साफ कह दिया कि हमारी लड़ाई सबसे ज्यादा, सबसे बड़ी और सबसे सटीक बीजेपी से ही, क्योंकि बसपा के कार्यकर्ताओं को भी यह बात कहीं ना कहीं खा रही थी कि बहुजन समाज पार्टी बीजेपी पर नरम क्यों रहती। तो आकाश आनंद ने उन तमाम चीजों को घटा बताते हुए बीजेपी पर जमकर हमला बोला। आज की इस चर्चा में यही तो हम आपको बता रहे हैं कि कैसे आकाश आनंद ने भारतीय जनता पार्टी के 10 सालों के कामकाज का हिसाब किताब गिनाया। कैसे उन्होंने बताया कि करोड़ों की लागत से बना एक्सप्रेसवे धंस गया और उसे कौन बना रहा था। यह बात आकाश आनंद की कहना यह बताता है कि वो बीजेपी के खिलाफ हर मोर्चे पर अपनी चीजों को सेट करके आए थे, अपनी बातों को समझ कर आए थे कि उन्हें कहना क्या है। पिछले 10 दिनों में बहुजन समाज पार्टी में जो कुछ उठापटक हुई है, जिस तरह राजनीतिक भूचाल आया है, जिस तरह उनके ससुर को पार्टी से निकाला गया है, उन सब के बाद भी आकाश आनंद का कमबैक वो ये बताता है कि आकाश आनंद एक परिपक्व नेता के तौर पर सामने आए। आकाश आनंद ने जब मंच से अपनी बातों को कहना शुरू किया तो हर कोई उनको सुनने के लिए आमादा था। पहले उन्होंने अखिलेश यादव पर क्या कहा, जरा सुन लीजिए, आपको भी समझ में आएगा कि आकाश आनंद किस लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी कर रहे थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश अंकल जी की मैं पूरी इज्जत से, पूरे आदर सम्मान से उनका नाम ले रहा हूं। उनकी उम्र अब हो गई है। अगर मैं 30 साल का लड़का 50 साल के वक्त आदमी को अगर अंकल नहीं कहूंगा तो फिर क्या कहूं, आप ही बताएं। आदरणीय अखिलेश अंकल जी, तो उनका तो यही नहीं समझ आता कि वो अपनी पार्टी में पीडीए करते कह रहे हैं, परंतु कभी पीडीए का मतलब कुछ और हो जाता है और कभी कुछ और। सुना आपने? यानी कि उत्तर प्रदेश में उनकी लड़ाई अखिलेश यादव से है, समाजवादी पार्टी से है। यह बात आकाश आनंद ने खुलकर समझा दी। राहुल गांधी पर भी वो चुप नहीं रहे। राहुल गांधी पर भी उन्होंने जमकर कटाक्ष किए, क्योंकि उन्हें यह बात पता है कि जिस फ्लो में राहुल गांधी चल रहे हैं और जिस तरह युवाओं के बीच राहुल गांधी जा रहे हैं, अगर राहुल गांधी पर उन्होंने बात नहीं कही तो युवा उनके साथ नहीं टिकेगा। उन्होंने राहुल गांधी पर भी जमकर कटाक्ष किए। क्या कुछ बोला उन्होंने राहुल पर, जरा सुनिए। ये दोनों ही पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों ही पार्टियां एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आदरणीय बहन जी, आप सबको इनके बारे में आगाह करती आई हैं। साथियों, जिन नीतियों पे भाजपा आपके प्रदेश में काम कर रही है, तो जिस जगह कांग्रेस सत्ता में आसीन है अपने प्रदेशों में, वो भी उन्हीं नीतियों पे अपने राज्य में सत्ता चला रही है। तो इनके काम कुछ अलग नहीं। या आके आपके सामने लाल किताब का वो ढंढोरा पीटेंगे, बोलेंगे हम कॉन्स्टिट्यूशन के रक्षक हैं। वो किताब गलती से खुल जाए तो पता चले वो खाली पन्ने हैं, बस नाम का कॉन्स्टिट्यूशन है। वो किताब भी उनकी तरह ही है, अंदर से खाली,
सिर्फ बाहर से ढिंडोरा और ढोंग करने के लिए बहुत अच्छी है। जब से 2-2.5 साल से ये लोग पार्लियामेंट पहुंचे हैं, जब से कितनी बार आपके संविधान को बचाने के लिए इन्होंने आवाज उठाई, ये आप सब ने देखा। तो साथियों, कांग्रेस के लोग उसी थाली के चट्टे बट्टे हैं, आज इधर तो कल उधर। अभी बीजेपी को कोसेंगे और कल वही काम आपके अगर सत्ता में आ गए तो वही काम आपके खिलाफ करेंगे। सुना, अब बारी बीजेपी की थी। हाथरस के सादाबाद में आकाश आनंद ने जिस तरह बीजेपी को निशाने पर लिया, फिर चाहे बीजेपी के 10 सालों में कामकाज का तौर तरीका रहा हो, पिछले 10 सालों में उत्तर प्रदेश में अपराध की स्थिति रही हो, पिछले 10 सालों में उत्तर प्रदेश में डेवलपमेंट का ना होना हो, पिछले 10 सालों में जो काम हुआ हो उनमें करप्शन की बात हो, ऐसी सारी बातें आकाश आनंद बीजेपी के खिलाफ जमकर बोल रहे। उन्होंने बताया कि करोड़ों की लागत से बना एक्सप्रेसवे को किसने बनाया है, किस बीजेपी नेता के भाई ने बनाया है। वो नाम तो नहीं लिए, लेकिन बीजेपी को इशारों इशारों में यह बात समझा गए कि अब चीजें बहुत आसानी से बीजेपी के लिए हल होने वाली नहीं। आकाश आनंद को भी यह बात समझ में आ गई है कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी लड़ाई उनकी भारतीय जनता पार्टी के साथ ही है। आकाश आनंद ने भी अपने भाषणों में यह बात बता दी कि बीजेपी के साथ ही उनकी सबसे बड़ी लड़ाई होनी है। योगी आदित्यनाथ ही उनके सबसे बड़े राजनीतिक दुश्मन हैं। लिहाजा आकाश आनंद जेन जी की भाषा बोलते नजर आए। वो कहते हैं कि मैं 30 साल का हूं, अखिलेश यादव 50 साल के हैं, तो फिर मैं उन्हें अंकल ना कहूं तो क्या कहूं। हालांकि इस बात को लेकर सोशल मीडिया पर बड़ी ट्रोलिंग भी हो रही है, लेकिन फिर भी आकाश आनंद को जो कहना था वो कह गए, आकाश आनंद को जो करना था वो कर गए। मंच से बीजेपी को लेकर किस तरह वो एग्रेसिव नजर आए, जरा सुनिए। तो डेवलपमेंट के नाम पे इन्होंने स्कूल बंद कर दिए, आपका पैसा सड़कों में लगा के उसे ढसा दिया, सरकारी अस्पताल जला दिए। ये तो है डबल इंजन की सरकार के काम। साथियों, ये तब हाल है जब सेंटर में भी भाजपा और यहां आपके प्रदेश में भी भाजपा। अब आप बताइए, इससे ज्यादा तेल पीने वाला इंजन कहां मिलेगा? इससे बेकार माइलेज देने वाला इंजन कहां मिलेगा? 2014 में गैस सिलेंडर 400 रुपए हुआ करता था और उस पे इनके सभी नेता लोग सड़क पर उतर के गैस सिलेंडर सर पे रखकर छाती पीट कर बोल रहे थे, अरे महंगाई है, मर गए हमारे आम लोग। आज 1200 रुपए का है। सड़क भूल गए क्या? या वो सड़क ढह गई जिसमें तुमने वो 1200 रुपए का सिलेंडर बेचा? 60 रुपए का पेट्रोल बहुत महंगा हो गया था इन सब के लिए। 60 रुपए का पेट्रोल, गाड़ी चलाना बंद कर दी। अरे बोला कि इतना महंगा पेट्रोल है, अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी। और आज जिसका पेट्रोलियम मंत्रालय ही नहीं है, वो ही जाके कागजों पे साइन करके बोल रहा है मैंने E100 ले आया, आज आपको मिलावटी तेल मिलेगा। आज भी E20 का मिलावटी पेट्रोल का तेल, पेट्रोल का भाव 110 रुपया कर दिया है। गन्ने का रस 60 रुपए में पेट्रोल मिलता था, आज 110 रुपए में गन्ने का रस बेच रहे हैं। तो आकाश आनंद को यह बात तो समझ में आ गई कि उत्तर प्रदेश में 2027 की सबसे बड़ी लड़ाई बीजेपी के साथ। अब तक बसपा या बहन जी जो बीजेपी के लिए कह रहे थी सोशल मीडिया पर, आकाश आनंद उन्हें मंच से एग्जीक्यूट कर रहे। अब तक बड़ी लड़ाई के तौर पर अखिलेश यादव या राहुल गांधी पर ही बहन जी एग्रेसिव ज्यादा दिख रही थी। आकाश आनंद इन पर एग्रेसिव दिखे, इनको कटाक्ष करते नजर आए, लेकिन अखिलेश यादव और राहुल गांधी से ज्यादा वो बीजेपी पर हमलावर दिखे। यह बात आकाश आनंद को बखूबी समझ में आई है कि जो बड़ी लड़ाई है वो बीजेपी के साथ ही है। और आकाश आनंद के मंच पर एग्रेसिव होने के पीछे एक बात और भी है, वो भी समझिए कि जिस तरह हाल फिलहाल के दिनों में चंद्रशेखर रावण एक्टिव हुए, जिस तरह चंद्रशेखर रावण लगातार दलितों के मुद्दे पर, मुसलमानों के मुद्दे पर जनता के बीच हैं, वो
बसपा और मायावती के लिए एक बहुत खतरनाक, एक कह सकते हैं कि संकेत है कि अगर इन चीजों को नहीं समेटा गया तो फिर चीजें बहुत बिखर जाएंगी। अभी दतिया का जो उपचुनाव हुआ था, कभी बहुजन समाज पार्टी का दतिया में बड़ा रोल रहा है, बसपा के दलितों का एक बड़ा वोट बैंक रहा जो बसपा को समर्पित रहा, लेकिन चंद्रशेखर रावण के प्रत्याशी के दतिया में चुनाव लड़ने से जो वो वोट बैंक था वो चंद्रशेखर रावण की तरफ शिफ्ट हुआ। उनके प्रत्याशी को 24,000 से ज्यादा वोट मिले, यानी कि ये बात बड़े खतरनाक संकेत के तौर पर थी कि आप चंद्रशेखर रावण के बढ़ते कद को इग्नोर नहीं कर सकते। नगीना का लोकसभा चुनाव जीतकर उन्होंने साबित कर दिया। कई उपचुनाव में चंद्रशेखर रावण की उपस्थिति दलितों के वोट बैंक पर एक बड़ी सेंधमारी कर रही, और इसीलिए आकाश आनंद ने चंद्रशेखर रावण का नाम तो नहीं लिया, लेकिन दलितों के इकट्ठा होने, बहन जी के कामकाज को गिनाने के पीछे आकाश आनंद यही साबित करना चाहते। आकाश आनंद पब्लिक डोमेन में आकर यह बात कह जाना चाहते थे कि बहन जी की सरकार में जो काम हुआ था वो पत्थर की लकीर था, बीजेपी से लड़ाई बहुत लंबी है, लेकिन अखिलेश यादव और राहुल गांधी को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो आकाश आनंद का हाथरस के सादाबाद में जाना, मंच पर इस तरह जमकर बीजेपी को निशाने पर लेना, क्या बातों को दर्शाता है, क्या दिखाता है? और जिस तरह बहन जी ने आकाश आनंद को फुल फ्लैश में छूट दे दी है, वो क्या आकाश आनंद के एग्रेसिवनेस के साथ बसपा की भी दशा और दिशा को बदल देगा? क्या आकाश आनंद बहुजन समाज पार्टी की उस पुरानी परिपाटी को बदलकर एक नए, एक बदले हुए स्वरूप के तौर पर पेश कर रहे हैं? बताइएगा। आपके राय, विचार और सुझावों का इंतजार रहेगा। आकाश आनंद की इस जनसभा पर आप क्या सोचते हैं? बहुजन समाज पार्टी को इससे क्या हासिल होगा? और अगर इसी तरह चंद्रशेखर के खिलाफ, राहुल गांधी के खिलाफ, अखिलेश यादव के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ, योगी आदित्यनाथ के खिलाफ आकाश आनंद एग्रेसिव रहे, तो वो बहुजन समाज पार्टी को 2027 में कितना आगे ले जाकर खड़ा करेगा? आपके राय, विचार और सुझावों का इंतजार रहेगा। 2 साल बाद ही सही, लेकिन आकाश आनंद जब लौटे तब माहौल जमा गए। इस वीडियो को बनाने में मदद की हमारे सहयोगी सुशील कुमार ने। आपके राय, विचार और सुझावों का इंतजार रहेगा। नमस्कार।